So we are seeing off late erosion of India's one-sidedness. So ये बोला जा रहा है इंडिया की वन साइडेडनेस थी, बट वी कांट अग्री विद दिस कि वी हैव सपोर्टेड ओनली इजराइल और ओनली पैलेस्टीन. So इस वॉर में आफ्टर दिस वॉर वी नो कि वी नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म. सो इनिशियली इंडिया ने इसलिए वोट भी नहीं किया था ऑन द यूएनएससी रेजोल्यूशन, द यूएनजीए रेजोल्यूशन, सेइंग कि उसमें क्लियर मेंशन नहीं है ऑफ गाजा एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या मतलब हमस का एग्जैक्ट मेंशन नहीं है. सो एंटी टेररिज्म की बात नहीं की जा रही थी एक्सप्लिसिटली. सो चाइनाज राइज और अमेरिकन एफिनिटी, अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं, सो here we are seeing rise of China has already prompted a greater affinity to United States, and its strategic concerns about Beijing's intentions and concerns New Delhi has got good reason to share after the killing of 20 soldiers in Galwan. So no surprising therefore that in keeping with its new receptivity to US strategic thinking, India associated itself with the reorientation of geopolitics of the Middle East. यहाँ पे we have talked about Abraham Accords also, joining of India I2U2, जिस पे मेंस में questions भी आ चुका है. We talk about G20 summit हुआ दिल्ली में. We announced the India Middle East Europe Economic Corridor, इसको हम West Asia Economic Corridor भी बोलते हैं. And so ये सारे measures कहीं ना कहीं again important है when we even talk about countering the hegemony of China. And Haifa port, it is located in Israel. So that's there. So we have talked in detail about the Article 370 judgment, and it is a case of constitutional monism. So यहाँ पे हमने बात करी थी कि आर्टिकल 370 वाज नेवर मेंट टू बी परमानेंट इन नेचर, एंड जो उसके पीछे इंटेंशन था ऑफ इंट्रोडक्शन, दैट वाज ट्रांजिटरी इन नेचर टू एज टू सपोर्ट स्मूथ ट्रांजिशन आफ्टर पार्टीशन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस. सो जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था and the way it was removed by an ordinance and by the President of India, that was upheld by the Supreme Court also. So it reflects federalism and constitutional sovereignty. As we say कि even यहाँ पे constitutional sovereignty है, India में we have constitutional supremacy. So the judicial reading in a context that defies monism also affects federalism and constitutional democracy. So Osha, can you define this term constitutional monism? इसमें दिया हुआ है ना कि अल्टीमेटली द डिसीजन रिसाइड्स विद द जुडिशरी, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स अंडर द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि इट इज दे हैव सपोर्टेड द सेंटर स्टैंड. तो इसलिए एक तरह से ये मोनोइज्म में बात किया होगा. ठीक है. ओके. मतलब अल्टीमेटली जो पावरफुल जुडिशरी है वो भी सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से चल रहा है, वो बात करना चाह रहा है. ठीक है कि आज. मतलब जो लीगल State becomes the सिस्टम subordinate to the popular sovereignty of the entire nation, vis-a-vis the union as well as the states. The last paragraph में. Yeah. हम्म. तो constitutional monoism. सो ये हम बात कर चुके हैं केरला फिस्कल वोज. So CPIM led Left Democratic Front is the current ruling party in the state of Kerala. So they have been struggling to meet their commitments. Financial crunch is being faced and unfair cuts in the central transfers, revenue deficit grants में कट किए जा रहे हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया स्टेट्स को. इट इज नॉट जस्ट एन इशू विद केरला बट बाकी स्टेट्स का भी यहाँ पे कंसर्न्स हैं लोन अप्रूवल्स में. और जो डेट बोरोइंग सीलिंग है वो इम्पोज की गई है विद दिस. सो आई थिंक वी कैन से कि ओवरऑल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेजरली
एंड प्लस जो ग्रांट्स या जो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बाय द सेंटर, दैट इज क्रिएटेड मच प्रॉब्लम, लाइक पेंशन्स जो पे की जाती है, लाइफ मिशन और ये सब। तो इसमें स्टेट का शेयर रहता है 62.5% एंड 82% रिस्पेक्टिवली फॉर दीज स्कीम्स। एडिशनल स्टेट शेयर भी इम्पोज किया गया है। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि स्टेट के ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन है। एंड 15th तो फाइनेंस, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको फिर हम? विल सी टू इट की अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे इस इशू के ऊपर, देन विल टेक दिस अप इन मोर डिटेल, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर की बात करी है। सो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हेल्थ इश्यूज, when we are seeing ki the temperature is increasing, humidity is increasing, and we are seeing air pollution, so respiratory disease is increasing, and we see ki non-communicable diseases also going up. So that can be certain examples. Induced health issues, and institutions of local self-governance, they must engage with the climate and health agenda to address the climate crisis. So role of local self-governance too becomes very important. So यहाँ पे the map is showing the vulnerability index values of 640 districts in India. So अगर like जो डार्क ब्लू कलर्ड है वहाँ पे और ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ पे डिजीजेस और ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं, तो इट इज़ मोस्टली इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो हीट वेव्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नेचुरल कैलामिटी मानती है हीट वेव्स को? Yes, it is considered a natural calamity. नहीं, आई डोंट थिंक सो कि करती है, क्योंकि कोल्ड वेव्स को आई थिंक करती है, बट हीट वेव्स को नहीं करती है, अभी नहीं करती है। हीट वेव्स होना चाहिए, यू कैन वेरीफाई मैं दिस। चेक। हाँ। So gold smuggling, the smuggled gold which has been seized from January to October, 3,917 kgs. So gold smuggling majorly it happens through even airways also, and of late अभी हमने एक मॉडल की भी बात करी थी कि ड्रग ट्रैफिकिंग एयरप्लेन्स के थ्रू इट इज ट्रैफिक्ड। हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब कि ऑब्वियसली जो इंटरनल एम्प्लॉयज है दे माइट बी अवेयर, एक नेक्सस पूरा वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इट इज बीइंग सेल, एंड मतलब ऑनलाइन कोरियर फैसिलिटीज के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एंड देन पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रही है। सो ये पूरा नेक्सस अभी इट हैज कम टू द फोर फ्रंट। यहाँ पे गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। एंड गोल्ड स्मगलिंग एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि विद इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस ऑल्सो, तो जो पैरेलल इकोनॉमी है या ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा कंपैरेटिवली लेस प्राइस भी मिल सकते हैं। प्लस इंडिया में भी नो कि इंडिया इज़ अ मेजर गोल्ड इम्पोर्ट, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। So value of rupee against the dollar is at an all-time low of $1 against rupees 83.41 rupees. So this is called depreciation of the rupee. Depreciation की वजह से exports become more competitive, but वो suddenly हमें impact जो transmission time है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। प्लस जो imports हैं they become more expensive, so वहाँ पे हमें faster change देखने को मिलता है। So उसकी वजह से we say कि often it leads to more increase in the current account deficit. So, and with this, it also impacts the forex reserves also, because imports are becoming more expensive. So we'll have to pay more, and we are again seeing कि oil prices भी high level पे चल रहे हैं, and equity markets also triggered the negative bias. So negative bias basically capital outflow हो रहा है because of the equity market sentiments which are going on, and with this we see capital outflow from the Indian economy because comparatively जो interest rate arbitrage है that is more in favor of USA market, because वहाँ पे interest rate ज़्यादा है compared to the interest rate that is there in the Indian capital market. So mutual funds में we are seeing the systematic investment plan के through investments increase हो रही है।
सो कंपैरेटिवली डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अगर हम कंपेयर करें तो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में कम है, बिकॉज वहाँ पे वी गेट दी ऑप्शन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारा रिस्क और कम हो जाता है। सो अर्जेंटीना की करेंसीज पेसो एंड दे हैव डीवैल्यूड इट, डीवैल्यूड बेसिकली डेलिबरेटली किया जाता है सो दैट दे कैन प्रमोट देयर एक्सपोर्ट्स। So why it was done? It was because it was a part of the shock measures to tackle triple digit inflation and cut the spending. So triple digit inflation अगर देखने को मिल रही है अर्जेंटीना में, the term that we use is hyperinflation. So we'll have a review of the security of the new parliamentary building. So paramilitary personals, they take care of the security, and so there'll be investigations behind this incident. So जो panel है security that is defunct for 5 years. So visitors for the Lok Sabha, Rajya Sabha galleries, they are sent through 2 different gates. And panel on security, we can say कि they've been raising a security arrangement. So we can actually look into more की panel और security functions क्या है and why it has been defunct for 5 years. And जो लोकेशन अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो द टर्म दैट वी यूज इज अगेन रेजना हिल इज द लोकेशन, सो दिस शुड आल्सो बी नोन. Vishnu Desai, he is the fourth Chhattisgarh Chief Minister, and Mohan Yadav is the new Chief Minister of Madhya Pradesh, and Bhajan Lal will be the Chief Minister of Rajasthan. सो चाइना का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वोंट अफेक्ट आवर पोजीशन ऑन लद्दाख. सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो आर्टिकल 370 के अराउंड जजमेंट रहा एंड द एब्रोगेशन वाज अपहेल्ड. सो इवन चाइना इज आल्सो सेइंग कि जो उनकी लद्दाख के टेरिटोरियल क्लेम्स है ओवर ईस्टर्न लद्दाख अराउंड द एरिया ऑफ पैंगोंग सो लेक, दैट वुडंट बी अफेक्टेड. सो वो उनके स्टैंड को चेंज नहीं करने वाला है. एंड Organization of Islamic Cooperation, they also expressed the concerns about Supreme Court decision. So we can look for Organization of Islamic Cooperation, their structure, the main functions, and the objective. And they're saying ki this is because they see this as the violator of human rights and an unrepentant, इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ज्यादा फ्यूल होगा. मानसी, द ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो रियादा में, और उनका मकसद है कि जो भी मुस्लिम वैल्यूज है और ह्यूमन राइट्स ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रोटेक्ट करना और अवेयरनेस फैलाना अमंग द पीपल. तो ये ओआईसी का काम है. तो इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज नाम है. 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था. 57 कंट्रीज के एंट्रेंस. ओके औशिक. So road fatalities, road accidents, they rise in India despite the global drop. So globally it is dropping, declining according to WHO. So if you go by this graph also, you can see how like the spike is so steep. Ki, this is the fatalities. So 1,53,972 people have died because of road accidents. So road traffic deaths fell by 5% worldwide between 2010 and 21, but India may it has rose to 15%, which is quite high. And
Major deaths have been recorded amongst the children and youth aged 5 to 29 years. So specifically, even the youth, we are seeing ki the manner they drive, or we are seeing lack of discipline in their driving skills. So that needs to be taken care of. And vehicle growth भी एक reason है. Vehicle growth is also like vehicular density is rising. So the global motor vehicle fleet grew 160%. So region wise is also given, the data is there. So 9 in 10 deaths, they occurred in low and middle income countries. And fatalities are also like disproportionately higher when they're set against the number of vehicles and roads they have. So Global Status Report on Road Safety 2023, this was released by WHO. So this is important fact for prelims. So 10 countries they succeeded in reducing the road deaths, and that included countries like Belarus, Brunei, all these countries. So we can look for exactly what measures were taken up and can they really be implemented in India or not. So India में we have the Bharat New Car Assessment Program. इसमें we have the indigenous star rating system introduced किया to again evaluate safety of the vehicles. तो जो crash testing test किए जाते हैं वो हम indigenously करेंगे through our own methodology. So वहाँ पे कुछ reforms किए गए हैं. Plus we also seen कि pedestrians deaths India में सबसे ज़्यादा होती हैं. So we've talked about कि there should be a separate walkway for the pedestrians, even for the cyclists also. And we've talked about बाकी measures क्या और हो सकते हैं in detail. So New Delhi Declaration on Artificial Intelligence has been adopted. The declaration affirms country's commitment to principles for responsible stewardship of trustworthy AI. So we're talking about ethical usage of AI. And GPAI, it is pronounced as GPay also. So this is the global partnership on artificial intelligence, and India is the chair for this current meeting on this. So this is the keyword, principles for responsible stewardship of trustworthy AI. So GST appellate bodies would be set up. This is one part of reform, and simplify the GST rates. This has been the demand कि जो GST rate slabs है उनको और कम कर देना चाहिए. So US and European Union countervailing duties उन्होंने impose की गई है की on 4 Indian goods. So पेपर फाइल फोल्डर्स ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर इसको इम्पोज किया गया है under this scheme as a retaliation against this remission of duties and taxes on export products. तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे we can say part of subsidy या गवर्नमेंट कुछ financial aid provide करती है to the exporters so that again internationally जो प्राइस हो और competitive हो सके. So against this countervailing duty impose की गई है by US and European Union. सो सीवीडी जो है ये काउंटरवेलिंग ड्यूटीज होता क्या है ये? काउंटर वेलिंग मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एग्जैक्टली यही है कि काउंटर मेजर लिया जाता है. एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी देखनी पड़ेगी मेरे को. मतलब जब यूएसए या यूरोपियन यूनियन में ये इंपोर्ट होंगी ये दो आइटम्स, तो उनके ऊपर ये जो ड्यूटी अगर और इम्पोज हो जाएगी तो उनका प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की कम हो जाएगी. दैट वुड नॉट बी इन आवर फेवर. ठीक है, तो मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे, तो उसी के लिए है. हाँ मतलब ये काउंटर मेजर एक लिया जाता है जो इंडिया सपोर्ट करती है अंडर दिस स्कीम.
मतलब हम एक्सपोर्ट्स को और बेनिफिट करने के लिए ये स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एक्सपोर्टर्स। बट उन कंट्रीज का मानना ये है कि इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच डिस्टॉर्ट्स द ट्रेड। तो काउंटर मेजर वो लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, जो वो हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इस ड्यूटी को इम्पोज करते हैं ताकि उसका उनकी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाए। करोना दोनों में फर्क ये है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। तो एंटी डंपिंग मतलब डंपिंग से देख लो कि अगर चाइनीज, फॉर एग्जांपल चाइनीज हो इंडिया है, तो चाइनीज अगर गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं और डंप करते हैं एट अ वेरी चीपर, बहुत ज्यादा चीपर रेट एज कम्पेयर टू द रेट विच इज एट इन देयर होम्स, उनके हिसाब से ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा चीपर में डंप कर रहे हैं, तो एंटी डंपिंग लगता है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज सब्सिडी दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट, तो उसके अगेंस्ट में फिर लगता है काउंटर वैलिड ड्यूटी। होता है ना कि आप प्रमोट करने के लिए आप सब्सिडी देना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपटीशन हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो एंटी डंपिंग डिफरेंट है, काउंटर वेलिंग डिफरेंट है, और दोनों डीजीएफटी लगता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एंड डब्ल्यूटीओ का भी रोल होता है इसमें? हाँ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है, इट इज रिकॉग्नाइज बाय डब्ल्यूटीओ। अगर आप सब्सिडी ज्यादा दे रहे हो तो दूसरे जो कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडिया है वो कर लगा सकते हैं काउंटर वेलिंग। तो सीवीडी हेल्प होता है ताकि सेफ गार्ड करने के लिए लोकल जो इंडस्ट्री है उसको। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, दीज आर रिपीट। ऐसे हुआ क्या था मानसी, जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था कल ही? तो इसमें ये पूरा देखा केस क्या है? कि हाँ, पूरा केस ये है कि टू यूथ पीपल दे एंटर्ड, एंड वो कैसे एंटर कर पाए यहाँ पे एक तो ये एक्सप्लेन किया गया कि उनकी हाइट शॉर्ट थी और ऑफ लेट जो नंबर ऑफ विजिटर्स है पार्लियामेंट में वो भी नंबर इंक्रीज हुआ, तो दे वर इजीली एबल टू मेक थ्रू। और उन्होंने जो रीजन दिया कि उन्होंने ऐसा एक्ट या ऐसा इंसिडेंस क्यों किया, तो उन्होंने मेन रीजन यही दिया कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स एंड हाई इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, दे डिड दिस एक्ट। सो obviously this is not supported in any which ways। सो ये पूरा इंसिडेंस हुआ, मतलब दे हैड द कैनिस्टर्स, उन्होंने वो जलाए जो उससे स्मोक निकली। सो उसकी वजह से एक पैनिक भी हो गया। अगेन एमपीज वो देयर सेशन वाज ऑन गोइंग सेशन में ये चीज एक्ट कंडक्ट किया गया। तो कंसर्न ये फ्यू शाउटेड कि पॉइजनस गैस भी हो सकती है, एंड व्हाट इफ लाइक अगेन उनके पास कोई आर्म्स होते तो क्या सिनेरियो होता। एंड अगेन मतलब yesterday there was the 22nd anniversary also of the parliament terrorist attack जो किया गया था। तो सिक्योरिटी लैब्स तो डेफिनेटली होगा, फ्यूअर सिक्योरिटी स्टाफ वर आल्सो देयर। तो ये ऐसे एक्ट्स की वजह से ही इंसिडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स और होते हैं। साइक्लिस्ट इंजर्ड एज मैन परफॉर्मिंग स्टंट इन एन ऑटो, सिग्नेचर ब्रिज गुड़गांव में नॉक्स सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में नॉक्स हिम डाउन। इवन ऐसे इंसिडेंट्स इवन देखे जाते हैं ट्रेन्स में भी, स्पेसिफिकली यूथ दे परफॉर्म सच काइंड ऑफ स्टंट जो ये ऑटो पे कर रहा था। ऊपर में लिखा है बैन 24/7 वर्क अग्रीमेंट, हम्म। डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन राइट टू गुड़गांव डीसी। ऐसा होता है कि जो हेल्पर होती है वो कभी कभी हफ्ते में 2 दिन के लिए आती है, ऐसा अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट तो पहली बार साइन होता ही नहीं है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, लेकिन कुछ कुछ जगह पे होता है कि दिन भर के लिए रखा जाता है हेल्पर को घर पे। तो 24/7 वर्क अग्रीमेंट की बात होती है। हाँ, मतलब ये 24/7 वर्कर्स जो उनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, तो वो इशू है यहाँ पे।
this we have seen built to regularize the unauthorized buildings, जो again this is how we can say कि urbanization जो किया जाता है outskirts में, we see the spread of slum areas. तो slum area development भी एंड एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स जैसे जो फॉरेस्ट में भी होती है, जैसे टेम्पल्स बना देते हैं छोटे छोटे, तो वो भी अनऑथराइज्ड ही होते हैं, तो उनको वो किसके अंडर आते हैं? लोकल बॉडीज के अंडर ही आते हैं. नहीं, जैसे एनजीटी है या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो उनपे एक्शन लेती है? एक फॉरेस्ट एरियाज में वो ऐसे हैबिटेशन और ऐसे रहने नहीं लग जाते हो फॉरेस्ट एरिया में, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा आपका पॉइंट. अगर फॉरेस्ट एरियाज में तो ऑब्वियसली एनजीटी वुड बी टेकिंग अ कॉग्निसेंस, अदरवाइज लोग. करुणा वो बोल रही है कि जो छोटे टेम्पल्स बन जाते हैं ना, बीच में पार्किंग के बीच में बनता है, रोड के बीच में बन जाता है, तो किसके अंडर में, कौन इसका रेगुलेट करेगा, कौन इसको हटा सकता है, वो कहना है उसका. तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और लोकल बॉडीज के अनुसार ही होता है, क्योंकि लैंड राइट्स रिसाइड विद द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें एनजीटी का रोल है नहीं अंटिल अनलेस देयर इज अ स्ट्रिक्ट वायलेशन टू द इन्वायरमेंटल जो लॉ रूल्स है उसका, तब एनजीटी इनपुट लेते हैं. लेकिन ये सिर्फ लोकल बॉडी का काम होगा हटाने का. तो हाँ. अधिकतर टेम्पल्स होता है उसका मूर्ति हटाया जाता है, टेम्पल फिर तोड़ा जाता है, मूर्ति का फिर स्थापना किया जाता है दूसरी जगह पे. ऐसा होता है. So what are the differences between India and Australia? Ashik, can you name मतलब डिफरेंसेस जैसे. managing differences international relationship में between Australia and India? कौन सी चीज के ऊपर इश्यूज है हमारे? तो पहली बात है कि डेवलप कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो सब इशू होगा जो डेवलप कंट्री का इशू होता है, जैसे टैरिफ मेजर्स, फिर वीज़ा इशू, इमिग्रेशन इशू, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज फाइनेंस हो गया. तो लेकिन जहाँ जहाँ पर कोलैबोरेशन है वो है क्वाड में है, फिर एंटी चाइना टू कर्ब द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी एंड ऑल्सो द इंडो पैसिफिक रीजन. फाइव आइज का अलायंस है, तो उसी कारण इंडिया का हमेशा से थोड़ा रहता है डिफरेंसेस ओवर द एंग्लो सैक्सन कंट्री और इनका. दूसरा कि आईपीआर सेक्टर में कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ पर है? तो कोल कोल इंपोर्ट करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया से. न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो भी, यूरेनियम फॉर एग्जांपल माइंस ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो भी इंपोर्ट करता है इंडिया. कोक इसे अब कजाकिस्तान से करता है, अब फिर कॉस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से करता है. तो इतने सारे जगह पे वो काम दोनों आपस में करते हैं. हाँ तो तो सबसे बड़ा कंसर्न है खालिस्तानी आउटफिट, वहां पर भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा में है. दूसरा कि रेसिज्म कुछ कुछ एरियाज पे है, वो बात कर सकते हैं, और बाकी तो बता दी. ठीक है. तो यहाँ पे इमिग्रेशन, टैरिफ, फाइव आइज अलायंस के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके दे आर द मेंबर्स, फाइव मेंबर्स ऑफ इट, तो इसलिए इसको फाइव आइज बोला जाता है. सो ऑस्ट्रेलिया का कहना ये है कि लाइक इंडिया को वो एज अ फाइव आइज अलायंस पार्टनर की तरह देखते नहीं है, ऑल्दो इंडिया मेंबर नहीं है, बट स्टिल एक वो व्यू नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियाज व्यू टुवर्ड्स इंडिया. सो उनका ये कहना है कि हम कोशिश करें कि एक मेच्योर रिलेशनशिप हम डेवलप कर सके एंड डीपर लेवल पे एक दूसरे के इंटरेस्ट और कंसर्न्स को समझ सके. एंड उनका एक क्वेश्चन भी रेज किया गया कि क्या आप इंडिया को यूएसए की तरह जो स्टैंडर्ड्स आप अप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड ऑफ फ्रेंडशिप, क्या वो आप इंडिया के केस में भी अप्लाई करोगे? तो बोला जा रहा है कि यूएसए जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता है, दैट इज बीन लीड. एंड इंडिया के साथ उन्होंने बोला कि वी आर कैचिंग अप फास्ट विद इंडिया. तो मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे तो नहीं हो सकते. Oil spill off the Chennai coast. So fishermen, they're cleaning up the oil spill at the Nor Creek. तो करुणा, what are creeks? क्या geographical feature होता है? How do you define them? And इंडिया में ऐसे क्रीक, ये हाँ स्ट्रिप ही मतलब होता है वो। क्या होता है? इसमें नैरो पीस ऑफ लैंड है.
with the sea water enters. ठीक है, तो मतलब चारों तरफ पानी सराउंडेड होता है। हाँ, इंडिया में जैसे एक एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास में, उसको हम्म। हम लोग बोलते हैं सर क्रीक, हाँ, सर क्रीक, यस। जो गुजरात रीजन में, हम्म। कच्छ मतलब और सब। बेसिकली नैरो एरिया होता है जहां से जो सी का पानी है, ये लेक का पानी है, वो अंदर तक आ जाता है एक तरीके से लैंड एरिया में। ठीक है। और ऑयल स्पिल को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो? एक आइडिया इसमें ये हो सकता है कि जैसे जो बाल होते हैं ना, हेयर, जैसे हम उनको कलेक्ट करते हैं तो उनसे ना मैट्स बनाते हैं, मतलब हेयर मैट टाइप में। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं ऑयल को, इस सबको। तो उनको यूज कर सकते हैं, वेस्ट टू रिसोर्स, ऐसा कुछ हम कीवर्ड बोल सकते हैं। राइट, बायो अपसाइक्लिंग। रेमिडिएशन कर सकते हैं। हाँ, फॉर बायोरेमिडिएशन। एग्जांपल कुछ एल्गी या फंगाई भी होता है जो आप सॉल्यूशन डाल सकते हो, तो ऑयल ऊपर में चला जाता है ना, तो इट कैन ईट द ऑयल, मतलब हाँ, धीरे इसके धीरे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी था कि ऐसे बैक्टीरियाज क्या वो मतलब एवरी काइंड ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए बायोरेमिडिएशन हेल्प कर सकता है। इसमें सॉर्बेंट्स भी आ करते हैं। सॉर्बेंट्स में मतलब स्ट्रॉ हो गया या फिर वॉल्केनिक ऐश हो गया, उसको डालते हैं वाटर के ऊपर तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल को। ओके। धीरे। सो ये वही ड्रग जो ट्रांसफर किए गए थे। फर्स्ट अरेस्ट इन द कोरियर स्कैम, हांगकांग और दुबई में लिंक्स हैव बीन ट्रेस्ड। सो स्कैम नेटवर्क जो मल्टीपल लेयर्स थे, कॉलर्स, बैंक अकाउंट ऑपरेटर्स, वॉइस कॉल्स, आई थिंक इट इज अबाउट दैट ओनली। Courier scam, FedEx courier scam. Hundreds of people were defrauded by callers claiming to possess। अच्छा, ये एक अलग तरीके का स्कैम अभी ऑफ लेट देखने को मिल रहा था कि पीपल हैव बीन कॉलिंग और मतलब एक्चुअली आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया होता है, बट बोला ये जाता है कि ये आपका ऑर्डर है, और ये भी बोला जाता है कि यू हैव टू पे इट इज कैश ऑन डिलीवरी। तो आप सपोज ऑब्वियसली हम कभी ना कभी ऐसा कुछ ऑर्डर करते ही रहते हैं, तो माइंड में से मतलब याद नहीं रहते, तो वी ऑफन एंड अप पेइंग, तो इलीगली ये चीज देखी गई थी, तो ये कोरियर स्कैम है। एंड ओटीपी भी आता है तो वो ओटीपी भी मांगते हैं, क्योंकि यूजुअली भी जब कोई ऑर्डर हम रिसीव करते हाँ। हैं तो ओटीपी हम देते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई स्कैम हो सकता है। So Hong Kong-based IP addresses they were used to make this voice over internet protocols to the victims in the Bengaluru North case. So ये टेक्नोलॉजी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एप्स के थ्रू आप कॉल करते हो, लाइक व्हाट्सएप और दैट्स ऑल। ओके, यू कैन टेक दिस अप, करो ना नौशिक। Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंस ही बता रही है कि कितना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया, इसको हम distinguish नहीं कर सकते मैजिक से। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज जो अभी आ रही हैं, या फिर मेडिसिन लाइन में मैं एक एग्जांपल सोच सकती हूँ टेली मेडिसिन का, कि गांव में जो लोग बैठे हुए हैं उनको हॉस्पिटल से बैठ के डॉक्टर्स कैसे गाइड कर रहे हैं, एंड वो हेल्थ केयर में अभी कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो वो विलेज के जो लोग हैं उनके लिए वो मैजिक के जैसा ही है। ठीक है, और औशिक आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे? या फिर अभी जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की थी, तो ई कॉमर्स में भी हम देख सकते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमें ऑर्डर मिलता है। हाँ, तो तो यहाँ वो पे जो भी इसका कीवर्ड है, एग्जाम्पल है। कीवर्ड जिसको लेके चलेंगे वो सफिशिएंटली एडवांस टेक्नोलॉजी, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? कोई मतलब टेक्नोलॉजी तो एडवांस्ड ही होती है, जो भी न्यूअर वर्जन आते हैं हर एक का एडवांस्ड वर्जन ही आता है। यहाँ पे कीवर्ड है सफिशिएंटली एडवांस्ड, मतलब वो टेक्नोलॉजी, लाइक आप एग्जांपल लोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या वो सफिशिएंटली एडवांस्ड है? क्या वो हमारे फेवर में वर्क करेगी? फेवर में वर्क करेगी, कैसे वर्क करेगी? लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है, बट साथ के साथ उसका जो अनएथिकल यूसेज है वो भी हो सकता है। तो आप क्या उसको सफिशिएंटली एडवांस बोलोगे? नहीं बोलोगे। एंड उसके थ्रू जो उसके एडवांटेजेस है, दैट वुड बी द मैजिक दैट कैन बी क्रिएटेड। सो ये बोल सकते हैं इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मैजिक, तो ये 100% पॉसिबल नहीं है।
if the technology is not sufficiently advanced. So इस word के हम different interpretations कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल किसी और को शेयर करना हो इन दिस कॉन्टेक्स्ट? इसमें एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखा है कि अगर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो एक तरह से मैजिक ही है। अगर सोचो आज से अगर 100 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का होता या टेलीफोन होता तो उन लोगों के लिए मैजिक ही होता ना एक तरह से। हम्म। जैसे आज हम लोग वीआर को देखते हैं। अकबर के समय में फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई टेलीफोन डिवाइस होता या फिर गाड़ी होता हम्म। तो एयर कंडीशन होता, मैजिक हुआ एक तरह से उन हाँ। लोग के लिए, हम लोग के लिए। हम्म। तो इंटरप्रिटेशन। So academic freedom is not about the clash of ideologies. It is the duty of academics to speak truth to power. So academic freedom important, necessary क्यों है? Broadly speaking, academia which includes universities. So this is in the context जो JNU में भी एक restriction impose किया गया है। ये वाला जो इशू है ना वो हो रहा है यूएस का हार्वर्ड और जो मेन एमआईटी मतलब इन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट को बुलाया गया था वहाँ के जो सेनेट हेयरिंग में, और उससे पूछा गया था कि आपके यहाँ में प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी इसराइल और एंटी सेमेटिक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपका क्या कहना है? तो उसमें लिखा हुआ था जेनोसाइड टू द ज्यूज, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो उसने क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली कि जेनोसाइड सही है गलत है? तो उसने ऐसे क्या होना चाहिए आंसर इसका? नो, गलत है। उसने हम्म। बोला कि कंटेक्स्ट क्या है उसका। अच्छा। तो यही बात चल रही है कि कोई कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए कोई सब चीज़ का, हेट स्पीच का। वो गलत है मतलब गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते गलत। तो ये एकेडमिक फ्रीडम बात हो रहा है, तो ये हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया में जेएनयू से भी। जो हाल फिलहाल में बैन किया गया प्रोटेस्ट, तो बैन नहीं किया गया वहाँ पर, बस बोला गया कि एकेडमिक बिल्डिंग से दूर रहने के लिए सिर्फ। बाकी आपका अधिकार, आप कुछ भी बोल सकते हो अनटिल वो एंटी नेशनल एलिमेंट है उसके अंदर, हेट स्पीच है या फिर अगेंस्ट इंडियन स्टेट है, हो सकता ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट फाइनेंसेस की बात की जा रही है, स्टेट ऑफ फाइनेंसेस, और मतलब स्टेट फाइनेंसेस के क्या, व्हाट इज द स्टेट फिजिकल पोजीशन, द स्टेट इंप्रूव हुई है, however दे मस्ट गार्ड अगेंस्ट इम्प्रूडेंट स्कीम्स, या हम फ्री बीज कल्चर की बात कर सकते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इट हैज टू बी डन इन अ रैशनलाइज्ड मैनर। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटा है और की टर्म्स जो है डेट टू जीडीपी रेशियो, वी सी की कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट इट रोज टू 4.1% द जीडीपी 2020-21 में, एंड जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दिस ऑल्सो वेंट अप, मतलब कि व्हेन वी कंपेयर द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी या वैल्यू टर्म्स में जीडीपी की बात करते हैं, तो कंपेयर टू दैट डेट भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि डेट जो रेज की गई थी, जो पैसा बोरो किया गया था, क्या हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया? इफ दैट इज बीइंग डन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो ग्रोथ और जीडीपी को और एड करेगा, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज सच इसका कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं होता इन द ग्रोथ। So revenues, it came under stress. So because debt to GDP ratio increase हुआ and तो revenues भी stress में आएंगे, and the pressure to spend rose during this period also. तो spend भी आपको ज्यादा करना था, revenue भी आपका कम हुआ, आपकी debt भी increase हुई। तो एक तरीके से सारी चीजें unfavorable थी in the context of the finances of the state। उसके बाद फिजिकल पोजीशन में ऑल दो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू इवन द आरबीआई, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2020-21 में से जो फिजिकल डेफिसिट था वो तो 4.1% एंड इट फेल टू 2.8%। सो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एंड द एक्सपेंडिचर। जो स्टेट बजट बनाया जाता है, स्टेट्स का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डीएक्सेलरेट हुआ है। कमिटेड एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन ये आपको पे करनी ही पड़ती है, इसको हम चार्ज्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो एक नई टर्म है कमिटेड एक्सपेंडिचर। जो हम कमिटेड जुडिशरी की भी बात करते हैं, इस पे अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कमिटेड जुडिशरी। एंड इसके अलावा सो दिस इज देयर। सो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर भी डिबेट किया जा रहा है, एंड अगर हम बात करते हैं शिफ्ट टू द न्यू पेंशन स्कीम, सो दैट वुड बी अगेन एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रैशनलाइजेशन।